बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट ने अपना जो सबसे तगड़ा मोहरा है या जो उनका सबसे करामत पुर्जा है, जिसको पाकिस्तान में बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल किया था, और इस शख्स के मादी में बड़े अच्छे ताल्लुकात अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं। मैंने आपको फरवरी 2022 में बताया था कि एक मीडिया चैनल का मालिक वो रजीम चेंज ऑपरेशन में अपना किरदार अदा कर रहा है। वो कोई और नहीं था, वो मोहसिन नकवी था, और मोहसिन नकवी ने इसके अंदर बड़ा रोल प्ले किया। फिर उसके बाद उसको आसिम मुनीर साहब के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, उस बिना पे वज़ीर आला पंजाब बनाया गया। फिर वज़ीर आला पंजाब बन के उन्होंने जो कारनामे किए वो आपके सामने है। फिर उन्हें वज़ीर दाखिला बनाया गया, और PMLN ये कहती है कि मोहसिन नकवी के गुनाह जो है वो हमारे खाते ना डाले जाएँ। मोहसिन नकवी का कोई सियासी करियर नहीं है, कोई पुराना सियासतदान नहीं है, और ना इसने आगे सियासत करनी है। ये सिर्फ एक पुर्जे के तौर पे काम किया, और चंद लोगों से अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर इस टाइम में ये इक़्तिदार के अंदर आया। इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट के कुछ किरदार जब चले जाते हैं तो उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। ये उसी तरह एक किरदार है, और ये किरदार अपना टाइम पूरा करके चला जाएगा। हाँ, अगर ऐसे किसी किरदार को पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया और पकड़ के उसको सज़ा दे दी और पाकिस्तान ने उसको मनतकी अंजाम तक पहुँचा दिया, तो फिर ऐसे किरदार आना बंद हो जाएंगे। हर दौर में इस किस्म के किरदार, इस किस्म के बहरूपिये होते हैं जो आते रहते हैं भेस बदल के। लेकिन मोहसिन नकवी ने जो जुल्म का बाज़ार गर्म किया है पाकिस्तान में, उसकी कोई मिसाल मिलती नहीं है। और ऐसी ऐसी चीज़ों के अंदर शामिल रहा कि अब मोहसिन नकवी को भेजा गया अमेरिका में। सबसे कारामत पुर्जा है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का, सबसे बेहतरीन मोहरा है कि जाओ जाके वहाँ पे मामला ठीक करके आओ। अब तक की मेरी इत्तला के मुताबिक जो डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी है वहाँ पे तो ये पहुँच नहीं सका। बिलावल के लिए क्लेम किया जा रहा था, और बड़े शद और मत के साथ लोग कह रहे थे कि बिलावल को दावत आई है, लेकिन बिलावल को कोई दावत नहीं आई, ना 3 में ना 13 में। बल्कि बिलावल की एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें अंग्रेज़ी ज़ुबान में ही बिलावल डोनाल्ड ट्रंप की बुराइयां कर रहा है। तो पहले तो इन सब ने बुराइयां की थी, एहसन इकबाल ने भी, मरियम नवाज़ ने भी, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, बिलावल ने, सब ने। और अब ये बेचारे थूका हुआ चाट रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हम तो डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा अच्छा बंदा समझते हैं, वो इक़्तिदार में आ गया तो ये तो गधे को भी बाप बनाते हैं वक्त आने पर। इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को बाप बनाया था, उसी परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ तहरीकें चलाते रहे, बाद में उसी के साथ डील करके पाकिस्तान वापस आ गए। तब भी इन्होंने अमेरिका को बीच में डाला था। अब मोहसिन नकवी अमेरिका में पहुंचा, और पहुंच के उसने कोशिश की, और अभी तक वो लगातार ये कोशिश कर रहा है। अमेरिकन जो एम्बेसी है पाकिस्तान की, जो अमेरिका में एम्बेसी है, उसका अमला बेचारा ऑन टोज है। बहुत सारे जो लॉबिस्ट हैं उनको हायर किया गया है। बड़ी कोशिश की जा रही है कि कुछ ना कुछ करके मोहसिन नकवी को कुछ तस्वीर मिल जाए डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के कुछ अहम लोगों के साथ। लेकिन अभी तक इसमें उन्हें कामयाबी नहीं हुई। हो सकता है कामयाबी हो जाए। कुछ लोगों से मुमकिन है कि मोहसिन नकवी की मुलाकातें हो जाएं, या मोहसिन नकवी को कोई तस्वीर मिल जाए पाकिस्तान में बेचने के लिए या शो करने के लिए, या अपने मालिकों को दिखाने के लिए कि सर देखें मैं तो मिला हूँ, मैंने तो बात की है। बहरहाल वो वहाँ पे अभी तक बहुत कोशिश कर रहा है, अभी तक उसे किसी किस्म की कामयाबी नहीं मिली। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मोहसिन नकवी ने की हैं जहाँ से पाकिस्तान के लिए घबराने की बात शुरू हो जाती है। यानी यूके के साबिक एक प्राइम मिनिस्टर को मिला मोहसिन नकवी वहाँ पे। ये तो आपको मिल जाते हैं जहाँ पे भी आप मिलना चाहें, और कोई साबिक यूके के जो लोग हैं उनको मिला इधर उधर साबिक वज़ीर आज़म के साथ। यानी वो चिट्टी चमड़ी देख के तो फ़ोटो में बनवाई जा रहा है कि जो गोरी चमड़ी है जिसने पेंट कोट टाई लगाई हुई है उसके साथ फ़ोटो बना देता है, और रेंडमली फ़ोटोज़ ले लेकर पाकिस्तान में भिजवा रहा है। और पाकिस्तान का मीडिया चला रहा है जी उसको ये प्रोटोकॉल मिल गया तो वो प्रोटोकॉल मिल गया। एक तो कैपिटल हिल के अंदर जो प्रोग्राम हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, वहाँ पे तो ये दाखिल ही नहीं हो सकी। इवन पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो है उन्होंने भी जाना था प्रोग्राम में, लेकिन बहुत सर्दी की वजह से जब प्रोग्राम महदूद कर दिया गया तो वो भी नहीं जा सके। अब कैपिटल वन एरिना जो है वो एक स्टेडियम की तरह की जगह है। यहाँ पे कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, दीगर प्रोग्राम भी होते हैं। गालिबन इमरान खान का प्रोग्राम भी यहीं करवाया गया था। तो ये यहाँ पे मोहसिन नकवी को ले जाया गया। एक बंदा उसको सीट दिखा रहा है, जैसे कि नॉर्मली कोई आता है तो उसको सीट दिखाई जाती है, उत्ते भेजा। तो ये इस तरह से है, और ये क्लेम किया जा रहा है कि अगली लाइन में बिठाया गया है। लेकिन अगली लाइन में हमें भारतीय वज़ीर ख़ारजा तो नज़र आ रहा है, पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला नज़र नहीं आ रहा। देखिए, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट भरोसा नहीं कर सकती PMLN के ऊपर। पाकिस्तान का जो वज़ीर ख़ारजा है वो इसहाक डार है, लेकिन इसहाक डार के ऊपर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भरोसा करती नहीं, लिहाजा इसहाक डार को भेजा नहीं गया। तो भेजा गया मोहसिन नकवी को, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मोहसिन नकवी पे भरोसा करती है, और मोहसिन नकवी के पास वो पोर्टफोलियो ही नहीं है जिसका ये काम हो कि वो जाए और जाकर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर या वज़ीर ख़ारजा के काम करे। तो मोहसिन नकवी को सारे काम मोहसिन नकवी से ही लिए जाते हैं। मार कुटाई का काम भी इससे लिया जाता है, मुज़ाकरात का काम भी इससे लिया जाता है,
पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स का काम भी इससे लिया जाता है, मोहसिन नकवी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के काम भी इससे लिए जाते हैं, सियासतदानों की आपस में जो गवर्नमेंट की डीलिंग है वो उसमें भी इसको शामिल किया जाता है। वज़ीर दाखिला भी वही है, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी वही है, अब वज़ीर खारजा का काम भी उससे लिया जा रहा है। तो इसहाक डार के लिए डूब मरने की बात है। वैसे डूब के इन्होंने मरना तो नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा का काम भी नॉर्मली मोहसिन नकवी कर रहा होता है, तो उन्हें इस बात की शर्म तो आ नहीं रही। अब ये जिस हॉल के अंदर गए हैं वहाँ पे इनकी फ़ोटो तो नज़र नहीं आ रही, भारतीय वज़ीर खारजा की फ़ोटो सामने वो बैठे हुए हैं वो नज़र आ रही है वीडियो के अंदर, लेकिन ये लोग दिखाई नहीं दे रहे। अब पाकिस्तान ने किया क्या, इसके ऊपर आप ज़रा गौर करें कि ये 2 दिन पुराना एक इवेंट है जिसकी कुछ वीडियोज़ और तस्वीर सामने आई हैं, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये इवेंट करवाया था, जिसमें मोहसिन नकवी शामिल था। वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ें कर रहा था ये, और ये एंटी चाइना कोई तंजीम है जिसने ये इवेंट, जो चाइना के बहुत खिलाफ है। यानी ये जो तंजीम है इसका नाम ही अगर आप देखें तो आपको हैरत हो जाएगी। मैंने यह निकाला हुआ अपने पास, इसका नाम है जी न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना। ये एक एंटी चाइना तंजीम है, पीछे इनका नाम भी लिखा हुआ है न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना। वहाँ पे जनाब मोहसिन नकवी खड़ा होकर गोरी चमड़ी के साथ जो है वो हाथ शाथ मिला रहा है। एक तंजीम का इवेंट है जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ें कर रहा है और वहाँ से वीडियो डाल के क्लेम कर रहा है कि पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप सामने बैठ के सुन रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये एंटी चाइना तंजीम है। इसके अंदर मोहसिन नकवी क्यों गया इसको ज़रा समझें। मोहसिन नकवी को या उसके जो मालिकान है एस्टेब्लिशमेंट के लोग, उन्हें यह लगता है कि अमेरिका में क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में एंटी चाइना सेंटिमेंट्स हैं, लिहाजा इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरी ऐसी फोटोएं बाहर आएंगी कि देखिए हम चाइना के खिलाफ खड़े हो गए हैं, हम अमेरिका में आकर एंटी चाइना तंजीम जो है उनके साथ खड़े हो गए हैं। अब उस तंजीम को भी ये कहा गया कि जी आप हमारी मुलाकात करवा दें, हम बताना चाहते हैं आने वाली हुकूमत को। तो ये इस किस्म की इन्होंने गेम डालने की कोशिश की है। इन्हें बेवकूफ़ों को ये पता नहीं है कि दुनिया की पॉलिसी तो बदल रही है ट्रंप के आने के बाद। यानी ये तो ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं ना, यानी दुनिया 2 ब्लॉक्स में तकसीम हो जाती है ना, चाइना का ब्लॉक है, एक अमेरिका का ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक्स की सियासत होती है। लेकिन ये ब्लॉक्स की सियासत तब होती है जब डेमोक्रेट्स आते हैं। जब जो बाइडन की हुकूमत थी तब ये ब्लॉक्स बन रहे थे कि कौन चाइना के साथ खड़ा, कौन अमेरिका के साथ खड़ा, ये चीज़ें तब हो रही थी। अब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है तो डोनाल्ड ट्रंप तो कोई नई जंग छेड़ने नहीं जा रहा, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ब्लॉक्स को ख़त्म करना चाहता है, और वो इस तरह से नहीं चाहता जिस तरह जो बाइडन की हुकूमत चाहती थी। तो इस बंदे की तो पॉलिसी कुछ और है, और इन्होंने पुरानी पॉलिसी के ऊपर नए बंदे को खरीदने की कोशिश की या उसे जो है वो पसंद आने की कोशिश की। तो ऐसा तो होना नहीं है। यानी इनको भी इतनी भी समझ नहीं है कि अमेरिका की जो आने वाली इंतज़ामिया है उसकी पॉलिसी क्या होगी, उस पॉलिसी के मुताबिक हम कोई बात करें। ये फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। यानी इस वक्त अगर इस हुकूमत को कह देना कि आपने फलां 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 काम करने और वो तीनों काम बहुत बुरे लगते हुए इस हुकूमत को, तो ये तीनों काम करेगी डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर या उसके कहे बगैर भी करेगी कि किसी तरह हमारी इमरान खान से जान छुड़ा दो। देखिए मैं आपको बार बार ये बताता रहा हूं कि अगर पाकिस्तान को नुकसान हुआ तो खैर है, कोई बात नहीं है। पाकिस्तान को नुकसान 70 साल से हो रहा है और पाकिस्तान तो टूट भी गया है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का इक़्तिदार पाकिस्तान के ऊपर कब्जा पूरा मजबूत है। वो कभी नहीं चाहेंगे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच जाए, खैर है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इमरान खान अगर अंदर रहा तो उस सूरत में पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, इसकी खैर है। देखिए पाकिस्तान के साथ 3 साल में क्या हुआ, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो गई, पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट लोएस्ट के ऊपर चली गई, पाकिस्तान के अंदर जो है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बेरोज़गारी बढ़ गई, नौजवान जो है वो हमारी कश्तियाँ डूबने से गिर गिर के हलाक हो रहे हैं और नौजवान मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। लगातार पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अलग नाराज़ हैं, पाकिस्तान के अंदर से लोग सरमाया लेकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। तो जो पाकिस्तान के साथ किया गया पिछले 3 साल के अंदर, इससे पाकिस्तान नीचे ही गया है ना, लेकिन वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मजीद भी कर सकती है और वो करना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है, देखिए उसकी वजह आप समझें। पाकिस्तान के नुकसान से किसी को कोई सरोकार नहीं है, सबको सरोकार है अपने मफाद से कि एस्टेब्लिशमेंट की जो ग्रिप है पाकिस्तान के ऊपर वो मजबूत रहनी चाहिए, जैसे कि 70 साल से। अगर इमरान खान को बगैर किसी डील के छोड़ दिया गया तो एस्टेब्लिशमेंट की वो जो पुरानी ग्रिप जो एक बड़ी मजबूत थी पाकिस्तान के ऊपर, वो फिर मजबूत नहीं रहेगी और उसका नुकसान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को होगा, चाहे पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो, तो वो नहीं होने देना। अब जनाब ये जो ब्लॉक्स वाली सियासत थी वो भी पुरानी हो गई, लेकिन ये वहाँ जाके साबित कर रहे हैं जी कि हम तो एंटी चाइना हो गए हैं और एंटी चाइना जो तंजीम है उसके इजलास के अंदर हम शिरकत कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझते हैं, यानी ये अमेरिका से ताल्लुकात ठीक करने गए थे, चाइना से ख़राब करके वापस आ जाएंगे। आप इनकी हरकतें चेक करें आप, यानी ये इतने अक्लमंद हैं, इनको इतनी सी अकल नहीं है कि चाइना से आपने कितने अरब डॉलर लिए हुए हैं,
मोर देन 50 अरब डॉलर्स, 60 अरब डॉलर का तो पहला उनका तखमीना था, उसके बाद आप और पैसे लेते रहे हैं। तो अरबों डॉलर आपने चाइना से लिए हुए हैं, इतना पैसा आपने चाइना से लेकर इकट्ठा कर लिया है। अभी भी आपके रिजर्व के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है उसके अंदर चाइना का पैसा है, और आप अमेरिका में जाके अमेरिका को खुश करने के लिए चाइना को नाराज कर रहे हैं। यानी एक सुपर पावर को खुश करने गए हैं, उसको खुश कर नहीं सके और दूसरी को नाराज करके आ गए। ये जनाब इनके हालात हैं। अब ये फ्रस्ट्रेशन है, ये बहुत ज्यादा परेशान है, और परेशान क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। बेचारा फोटो के लिए भाग रहा है आपका वजीर दाखिला, अल्लाह करे उसे कोई फोटो मिल जाए। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की ये आखिरी उम्मीद है और ये आखिरी कोशिश है कि अमेरिका से उन्हें कोई कामयाबी मिले, लेकिन फिलहाल उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल रही। बिलावल तो गया ही नहीं अमेरिका। अब हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ी मुसीबत यह है कि अगर तहरीक इंसाफ ने एक नई तहरीक शुरू कर दी तो फिर क्या होगा? अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में बढ़ता जाएगा। देखें, पाकिस्तान के अंदर पहले ही इस्तेहकाम नहीं आ रहा, और सियासी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान तरस गया है। सारा कुछ करके देख लिया, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब आप एक बड़े लीडर को माइनस करने की कोशिश करते हैं तो सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? वो नहीं आ सकता, वो आएगा ही नहीं। दूसरी, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अदलिया में एक बहरान चल रहा है, और ये भी कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। वो बहरान की तरफ मैं अभी आता हूं, आपको उसकी तफसीलात बताता हूं। तीसरा, पाकिस्तान के अंदर एक अमन व अमान का बहरान है। दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं, लगातार शहादतों की इतला आ रही है, हालात कंट्रोल नहीं हो रहे दो बड़े सूबों के अंदर, यानी खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी। जबकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसकी ज़्यादा तवज्जो इस वक्त पॉलिटिकल मामलात की तरफ दिखाई देती है, और इसका शिकवा सब लोग करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये बात करती है। एक बड़ा मसला जो इमीडिएटली इनको दरपेश है वो ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से बार बार राब्ता करके ये कहा जा रहा है कि आप किसी तरह भी, चाहे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है या पाकिस्तान की एम्बेसी है अमेरिका में, ये सब लोग बार बार राब्ता करके ये कह रहे हैं, और मोहसिन नकवी इसके लिए पूरा जोर लगा रहे हैं कि जो कांग्रेशनल ब्रीफिंग हो रही है, और ये आज होगी, और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अमेरिका में अभी तो रात है, लेकिन जब दिन चढ़ेगा तो फिर वहाँ पे ये कांग्रेशनल ब्रीफिंग होगी अमेरिका में। और अगर ये कांग्रेशनल ब्रीफिंग वहाँ पे होती है तो इसके अंदर तफसीलात रखी जाएंगी कत्लेआम के हवाले से, मोहसिन नकवी के हवाले से भी इसमें बहुत तफसीलात हैं। बाकायदा मेरी इतला के मुताबिक मोहसिन नकवी का वो क्लिप भी चलाया जाएगा जिसमें उसने कहा कि 5 मिनट के अंदर ये कर देंगे तो गोलियाँ चल जाएंगी, तो ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखा सबने कि कैसे जो है 69 लोगों को कत्लेआम उनका किया गया डी चौक में। तो ये इसके ऊपर एक ब्रीफिंग होने जा रही है, इसको रोकने की भी बहुत कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक की इतला के मुताबिक ये ओवरसीज पाकिस्तानी इवेंट करवा रहे हैं, और ये इवेंट अभी तक रोका नहीं जा सका। कुछ झूठे प्रोपेगेंडे भी नाज़रीन स्पीच में किए गए। देखें, शरीफ खानदान तो है ही झूठा, जाली हुकूमत है, हमेशा से झूठ बोलते हैं। यानी ये इतने सर्टिफाइड किस्म के झूठे हैं कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तारीखी नौयत का झूठ है। पहले वो कहते थे ये फ्लैट हमारे है ही नहीं, बाद में कहते अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट हमारे है, दूसरे का झूठ पकड़ा गया। तो जो इनके बड़े हैं वो ये कहते रहे जी हम कोई डील करके पाकिस्तान से बाहर नहीं आए। बाद में जनाब वो अरबी शहजादा आया, उसने आगे दिखाया जनाब ये डील करके गए थे, तहरीरी तौर पे परवेज मुशर्रफ को लिख कर देकर डील करके पाकिस्तान से बाहर गए थे। यानी इस खानदान के झूठों की एक लंबी तारीख है, ये हमेशा झूठ बोलते हैं। अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले मेरे पे एक मुकदमा करवाना था तो एक ट्वीट लिखी और ऊपर मेरी फोटो लगा दी कि ये इमरान रियाज ने ट्वीट किया, हालांकि मैंने वो ट्वीट किया ही नहीं था, मैंने वो ट्वीट ही नहीं किया था। इन्होंने एक ट्वीट लिखा, उसके ऊपर मेरी फोटो लगा के वो छाप दिया और FIA से कह के पर्चा करवा दिया। वो FIA का ऑफिसर मुझे फोन करके कहता खान साहब ये भी आपका कोई ट्विटर अकाउंट है? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता जी ये आपके ऊपर एक पर्चा हुआ है, पर्चा पहले दे दिया उन्होंने, वो जी इसके अंदर आपका ये ट्विटर पे ये मिल नहीं रहा। और मैंने कहा भाई ये मेरा ट्विटर अकाउंट ही नहीं है, ढूंढो ये कहां से आ गया, और वो उसका कोई वजूद ही नहीं है। और ये शरीफ खानदान के मीडिया सेल ने ये काम किया। अभी कल एक और काम किया शरीफ खानदान के मीडिया सेल ने, मेरे खाते डाल दिया कि मैंने ट्रंप की तकरीर लिखी है। यानी मैंने लिखी है उसकी तकरीर कि उसके अंदर क्या लिखा है, क्या उसने बोलना है, मुझे पता कैसे हो सकता है? यानी मेरे खाते डाल दिया कि मैंने ट्रंप की तकरीर शायद लिखी है और उसमें मैंने कहीं लिख दिया कि इमरान खान के बारे में वो कोई बात करेगा। ऐसी ना मैंने कोई ट्वीट की, ना मैंने कोई ऐसी बात की, इन्होंने उठा के जनाब उसको छाप दिया, पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा कर दिया कि इमरान रियाज ने तो ये कहा था और ट्रंप ने ये किया नहीं। और फिटे मुंह ताड़े प्रोपेगेंडे थे। एक तो पढ़े लिखे नहीं है इमरान खान ने कहा, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते भाई कोई बारीक वारदात डालो, इतनी बड़ी वारदात डाल दी आपने। और ऊपर से ये सारे तो कर ही रहे थे PMLN का मीडिया सेल, लेकिन मुझे हैरत होती है हुसैन हक्कानी पे। वो मैं उसको पढ़ा लिखा आदमी समझता था, अमेरिका के अंदर रहा, वहां पे अहम तैनातियां भी इसको मिलती रही। यानी मैं हैरान हुआ कि इनकी आंखों पे ऐसी पट्टी बंधी हुई है।
उसने उठा के हुसैन हक्कानी ने भी उसको छाप दिया और उसके ऊपर जनाब अपनी तहरीर भी लिख दी। इनको कोई अकल मौत नहीं है, इन्हें समझ ही नहीं आ रही। इस वक्त ये फ्रस्ट्रेट हो गए, इन्हें पता ही नहीं चल रहा कि ये बचें कैसे, क्योंकि इन्होंने जो गंद मारा है वो अब सारी कौम के सामने आ रहा है। जो इन्होंने प्रोपेगेंडा किए हैं वो अब सारी कौम के सामने आ रहे हैं। अब इनके नंगे होने का वक्त आ रहा है, इनके कपड़े जैसे जैसे उतर रहे हैं ना वैसे वैसे ये शोर मचा रहे हैं। तो ये हरकतें नहीं करनी थी ना जिनकी वजह से अब आपको परेशानी हो रही है। ये गंद नहीं मारना था जिसकी वजह से आपको अब मुंह छुपाना पड़ रहा है या झूठा प्रोपेगेंडा करना पड़ रहा है। इतने बूट पॉलिश नहीं करते थे कि कालक आपके मुंह के ऊपर ही लग जाए। बहरहाल इनकी मर्जी है। और ये प्रोपेगेंडा इन्होंने एक और किया, और जिसका स्क्रीनशॉट लगाकर किया वो इन्होंने किया siyaasat.pk का एक स्क्रीनशॉट लगाया था जाली बनाकर। वो siyaasat.pk ने ही सबसे पहले दिखा दिया कि जनाब मुंह धो के आओ, ये आपने झूठ बोला है, आपको शर्म आनी चाहिए। यानी अब इनके ऊपर अगर मैं जाके वहाँ केस कर दूँ हुसैन हक्कानी पे अमेरिका में, या मैं वहाँ पे एक वकील लेकर इस पर केस कर दूँ, तो फिर ये कहाँ जाएगा? इसको माफ़ी लिखनी पड़ेगी ना वहाँ पे। शर्म भी नहीं आती इनको। पता नहीं इतनी उम्र हो गई है, इतना टाइम गुजार दिया, फिर भी इनको पता नहीं चलता। ये सठियाए हुए बाबे हैं, कुछ पाकिस्तान में भी हैं, कुछ पाकिस्तान के बाहर भी हैं। और ये इमरान खान के बुक्स के अंदर तकरीबन नीम पागल हो चुके हैं। कुछ पाकिस्तान में लगे फिरते हैं पागल, दीवारों को देखते हैं, खंबे गिनते हैं, हैरान परेशान फिर रहे हैं। कुछ पाकिस्तान के बाहर फिर रहे हैं। अब नाजरीन एक और कुछ पागल होने वाले हैं, बहुत जल्दी अपनी सीटों से उतरेंगे। ये भी बाकी ज़िंदगी पागलपन की तरह गुजारेंगे। और कुछ जो हाल ही में अपनी सीटों से उतरे हैं उनका पागलपन तो मैंने देख भी लिया और मैंने सुन भी लिया कि बेचारे आजकल दवाइयाँ खाते हैं, उनको नींद भी नहीं आती। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और इंकशाफ किया है, आपको हैरत हो जाएगी। आपको याद है नवाज शरीफ ने सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान आने के बाद किया था, जब ये पहले पाकिस्तान वापस आया था मुशर्रफ से डील करके। तो इन्होंने सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा किया था कि पीसीओ जज नहीं होना चाहिए, पीसीओ जज से ये बहुत नफरत करते थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फैक्ट बयान किया है कि जो रिटायर्ड जजों को इन्होंने ट्रिब्यूनल में लगाया ना कि धांधली वाली सीटें हमारे हाथ से जाएं ना, उनमें लाहौर में जो है ना पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने धांधली के खिलाफ मुकदमात एक ऐसे शख्स को सौंपे हैं जो पीसीओ के तहत हाई कोर्ट का जज बना था, अंदाजा करें आप। और उसकी तकर्री को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था। यानी ये तो रिटायर्ड जज भी आप इसको नहीं कह सकते जिसने पीसीओ के तहत हलफ उठाया था। मुशर्रफ के पीसीओ के तहत उन्हीं लोगों ने हलफ उठाया था जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब थे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब थे। वो सारे के सारे जज बन गए थे। अब वो तब फारग हो गए थे। उनमें से भी एक को इलेक्शन कमीशन ने उठा के एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, इसको जो कहेंगे वही करेगा, उसको उठा के ट्रिब्यूनल लगा दिया। इस तकरीरी के खिलाफ सलमान अकरम राजा की पिटीशन हाई कोर्ट में फुटबॉल बनी हुई है और कोई जज फैसला नहीं दे रहा। एस्टेब्लिशमेंट का दबाव हो तो जजों के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। अब इस वक्त पाकिस्तान में ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बहरान बहुत शदीद हो गया और इस बहरान के अंदर जजेस बज़ाहिर दो हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। जजों की जो एक अक्सरियत है यानी अकलियत है वो 26वीं आईनी तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले हैं। यानी जजों की एक तादाद ऐसी है जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम से फ़ायदा उठाया है, और दूसरी जजेस की जो अक्सरियत है वो उन जजेस की है जो 26वीं आईनी तरमीम से मुतासर हुए हैं। ये जो पहली किस्म के जजेस हैं जो 26वीं आईनी तरमीम से फ़ायदा उठा चुके हैं, ये मुकम्मल तौर पर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है और हर वो मुकदमा जिसमें हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट को परेशानी हो ये अपनी तरफ ले जाते हैं और उसमें हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को उस परेशानी से निकालते हैं। यानी एस्टेब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने जज काबू कर दिए हैं। दूसरी तरफ और ऐसे ही जज मजीद लाए जा रहे हैं हाई कोर्ट्स के अंदर, हर जगह के अंदर। इस वक्त जो भर्तियाँ हो रही हैं ना, याद रखिएगा नाज़रीन, अब जो भर्तियाँ हो रही हैं अदालतों के अंदर, वो एस्टेब्लिशमेंट ने इस लड़ाई में एक चीज़ सीखी है कि जज पूरी तरह कंट्रोल में होने चाहिए। अब जितनी नई तकरीरियाँ हो रही हैं हाई कोर्ट्स के अंदर, वो तमाम वो जज लाए जा रहे हैं जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट होंगे, जो एस्टेब्लिशमेंट की बात मानेंगे और सियासतदानों की बात नहीं मानेंगे। तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट ने यह सीखा कि जज काबू में हो तो पूरा निज़ाम काबू में आ जाता है। अच्छा, दूसरी तरह के जो जजेस हैं, ये जजेस कह रहे हैं जी इंसाफ और कानून होना चाहिए पाकिस्तान में, और अदलिया की जो खोई हुई स्पेस है, जो छिन गई है, वो उसकी वजह से खाइफ हैं और वो वापस लेना चाहते हैं। जैसा कि मंसूर दी शाह साहब वगैरह हैं, आयशा मलिक हैं, बाकी जजेस हैं। अब एक बात पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को जो समझ नहीं आ रही, ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। इन्हें इस बात का पता नहीं चल रहा कि जिन जजेस को, जो कंप्रोमाइज जजेस लेकर आते हैं, ये अपने थोड़े थोड़े काम तो उनसे ले लेते हैं, लेकिन 90% काम तो उन्होंने पब्लिक के करने होते हैं। तो वो जो कंप्रोमाइज जज होता है, जो आपके लिए गलत काम करेगा, वो अपने लिए क्यों नहीं करेगा, बाकियों के लिए क्यों नहीं करेगा? तो पूरी की पूरी अदलिया ही कंप्रोमाइज हो जाती है। फिर वहाँ पे जो है वो फैसले कंप्रोमाइज होते हैं और लोग अपने अपने मफादात वहाँ से हासिल करते हैं। तो इस तरह ओवरऑल मुल्क के अंदर से इंसाफ का निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। तो सिर्फ अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए ओवरऑल पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है उसको कमज़ोर किया जा रहा है। वकला तंजीमें जो हैं वो अब खड़ी हो रही हैं,
जोर लगा रही हैं, सामने आ रही हैं और उनकी प्रेस रिलीज भी आ रही है कि जनाब हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस ऑर्डर देते हैं और वो ऑर्डर जो है उसके ऊपर अमल दरामद ही नहीं किया जाता। जजेस ये कहते हैं कि हमारा बेंच दोबारा इस तारीख को बैठेगा और ये केस सुनेगा, उस तारीख को वो उनका केस ही नहीं लगता, जब दिल करता है बेंच तब्दील कर दिया जाता है। तो अब कम से कम जजेस ने भी ये बात की और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें जजेस ने कहा कम से कम ये तो हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा लगा, अब वो भी आईनी बेंच के सामने लगा है, लेकिन तमाम लोग अब ये कोशिश करेंगे कि वो फुल कोर्ट के सामने आए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बज़ाहिर डट गए हैं और अगर वो ऐसे ही डट कर खड़े रहे तो फिर आप याद रखिएगा कि अदलिया का बहरान भी हुकूमत से और एस्टेब्लिशमेंट से कंट्रोल नहीं होगा। और एक चीज़ आप और याद रखिए कि असेंबली में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो टफ टाइम दे रही है, इसके बाद वो एक नई तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने जेल में इसके लिए पूरा मनसूबा बनाया था और वो जानते हैं कि कब तहरीक शुरू करनी है और किस तरीके से करनी है। और हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात से डर के पीछे हट रही है। अगर हुकूमत ऐसे ही पीछे हटती गई तो फरवरी में आप एक नई तहरीक शुरू होते हुए देखेंगे। और अगर बैरूनी दबाव बढ़ता गया तो फिर इमरान खान साहब को ज़्यादा देर तक अंदर रखना भी मुमकिन नहीं रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।